गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सुनील सोनी फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे आर वेव के बारे में, जो कि इसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। आपने पिछली क्लास में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और उससे ही अपन को आर वेव के बारे में पता चलेगा। अपन ने पिछली बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ा कि भाई जो आर वेव है वो भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग होती है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। चलो आज आर वेव के बारे में देखते हैं कि आर वेव होती क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, आर वेव इज द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन द ईसीजी दैट आर बिकम ड्यू टू वेंट्रिकल मेन पोर्शन डिपोलराइजेशन। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई जो आर वेव है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर ईसीजी के अंदर एक कैसा डिफ्लेक्शन होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। इसमें लिखा है कि दैट आर बिकम ड्यू टू वेंट्रिकल मेन पोर्शन डिपोलराइजेशन। इसका मीन्स ये होता है कि भाई जो आर वेव बनती है ईसीजी के अंदर या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो आर वेव डिफ्लेक्शन आता है जो कि पॉजिटिव होता है, वो जब वेंट्रिकल का मेन पोर्शन डिपोलराइज होता है तो उसकी वजह से जो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो होती है आपकी आर वेव। और ये डिफ्लेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है, इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स द आर वेव रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ वेंट्रिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर आर वेव होती है या फिर जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। In the QRS complex, the R wave is larger deflection because the ventricles has more mass muscles, therefore there is more depolarization occur. इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे अपन को पता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लार्जेस्ट वेव होती है या फिर जो लार्ज डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका आर वेव। एस वेव और क्यू वेव से भी साइज में काफी बड़ा होता है आर वेव। अब ये आर वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉल क्यों होता है, मीन्स इतना लंबा क्यों होता है। टॉल होने की वजह होता है भाई जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है या फिर जो आर वेव है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब भाई जैसे अपन को पता है कि जो वेंट्रिकल्स की मसल्स होती है वो एट्रिया से साइज में बड़े होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, थिक होते हैं। तो वहां पे जो डिपोलराइजेशन होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एट्रिया के कंपेरिजन में। इस वजह से यहाँ पे मोर डिपोलराइज मानी ज्यादा डिपोलराइज हो रही है मसल्स, इस वजह से जो आपका आर वेव है मानी जो वोल्टेज है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर वेंट्रिकल्स का, वो है आर वेव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आर वेव मीन्स आर वेव बनती कैसे। साइनस इम्पल्स ट्रेवल इन वेंट्रिकल्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अपन को पता ही है, पर अपन जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर अपन ने देखा कि साइनस इम्पल्स होती क्या है। अपन ने पढ़ा था कि भाई जो साइनस इम्पल्स है वो इम्पल्स होती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो कि कहाँ से जनरेट हो, एस नोड से जनरेट हो। अपन को पता है कि भाई वेंट्रिकल के अंदर जो एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है, आपकी राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से। जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो किसका हिस्सा होती है, फिर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है आपके बंडल ऑफ हिस्से। The right bundle branch spread in right ventricle and left bundle branch spread impulse in left ventricle that cause simultaneously depolarization of both ventricles। इसका मतलब ये होता है कि भाई जी राइट बंडल ब्रांच है वो कहाँ ओपन होती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो कहाँ ओपन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो मैंने जो राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा उसके लिए इंपल्स कहाँ से आएगी, राइट ब्रांच से, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अंदर इंपल्स कहाँ से आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इस तरह राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दोनों ब्रांचेज के थ्रू इंपल्स एक साथ क्या होती है, फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे साइमल्टेनियसली डिपोलराइज मानी जो वेंट्रिकल्स की मसल है वो एक साथ क्या होती है, डिपोलराइज होती है। इस वजह से ईसीजी के अंदर क्या डिफ्लेक्शन आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। आपके इस डायग्राम के अंदर देखो, जो आपके नीचे वाले चैम्बर दे रखे वेंट्रिकल्स के जो कंडक्शन दे रखा है, माने आपकी राइट ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच है, ये दोनों कहाँ फैल रही है। जो राइट ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो रही है और जो लेफ्ट ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो रही है। तो इनसे आपका जो मेन पोर्शन है वेंट्रिकल का वो क्या हो रहा है, डिपोलराइज हो रहा है। उसकी वजह से जो आपको ईसीजी में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका आर वेव, जो कि यहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट डिफ्लेक्शन और एक रेड कलर की मार्किंग में नोट इंडिकेट करके रखा है। अब देखते हैं भाई जो ईसीजी के अंदर आपकी आर वेव आती है वो नॉर्मली कैसे होती है, या नॉर्मली कैसे दिखती है, उसकी नॉर्मल हाइट क्या होती है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। एम्पलीट्यूड वेरियस इन डिफरेंटली। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे आपकी जो चेस्ट लीड होती है इसके अंदर आप आर वेव की हाइट देखोगे तो आर वेव की हाइट क्या रहती है, सबके अंदर डिफरेंट रहती है। डिफरेंट एंड के अंदर डिफरेंट लीड या हाइट रहती है या फिर एम्पलीट्यूड रहता है। प्रोग्रेसिव इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V5 एंड V6। इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे जैसे आप चेस्ट लीड के अंदर B1 से B5 B6 की ओर बढ़ोगे तो जो आपको आर वेव की हाइट है वो आपको प्रोग्रेसिव या फिर इंक्रीज होते हुए दिखेगी। माने B1 के अंदर थोड़ी कम हाइट रहेगी
एंड B2 के अंदर थोड़ी B1 के कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगी। ऐसे करके जो आपकी B5 है, B6 है, उसके अंदर जो आर वेव है उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ आर वेव मीन्स कि भाई जो आपके आर वेव है उसका ड्यूरेशन माने वो कितनी वाइड होनी चाहिए नॉर्मली। तो जो नॉर्मल उसकी विड्थ होती है, फिर जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना, लेस देन 0.04 सेकेंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। अब देखो जो यहाँ पे आर वेव है उसकी हाइट कितनी होती है। आर वेव की जो नॉर्मल हाइट होती है वो कितनी होती है, लेस देन 25 mm। माने नॉर्मल ईसीजी के अंदर या फिर नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम के अंदर या फिर नॉर्मल जो चैम्बर साइज रहेगी वेंट्रिकल्स की उसके अंदर जब ईसीजी करेंगे, अगर वो ईसीजी के अंदर आर वेव की हाइट लेस देन 25 mm है, माने आपके जो वेंट्रिकल्स है या फिर जो ईसीजी है वो क्या है, नॉर्मल है। चलो आर वेव प्रोग्रेशन का मेन ये है कि भाई जो आर वेव है वो नॉर्मली कैसे इंक्रीज होती जाती है, प्रोग्रेशन माने क्या क्या उसके अंदर प्रोग्रेस रहती है। वैसे अपन ने देखा है कि भाई जैसे अपन B1 होता है उसके अंदर थोड़ी आर वेव की हाइट जो है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, मान छोटी होती है। जो आपकी एस वेव होती है वो थोड़ी डीप होती है, मानी आर वेव छोटी होती है और एस वेव डीप होती है। B2 B4 की तरफ आओगे तो जो आपकी आर वेव इसकी हाइट क्या हल्की हल्की मानी स्लाइटली स्लाइटली क्या इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेड होने के मानी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड जो B5 B6 होता है इसके अंदर जो आपकी आर वेव वो मैक्सिमम टॉल रहेगी। मानी देखा जाए तो एक तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो आपकी आर वेव वो क्या है, B1 से B6 की तरफ प्रोग्रेसिव भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जा रही है, मैंने बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जैसे भाई B1 से B6 की तरफ जाते हो तो आपकी जो B2 B4 B5 B6 से लगभग लगभग ये जो लीड होती है वो वेंट्रिकल्स के क्लोज होती जाती है। इस वजह से क्या इनमें लार्जेस्ट डिफ्लेक्शन यहाँ पर लार्जेस्ट वोल्टेज देखने को मिलता है। अभी देखो अपन ने जो अभी स्टेटमेंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि भाई आपके जो B1 B2 इसमें आर वेव की हाइट क्या होती है, थोड़ी कम होती है, या फिर जो B1 से B6 की तरफ स्लाइटली क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। आपकी जो B3 B4 है इसके अंदर जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा लगभग क्या मिलेगा, आपके सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। जो B5 B6 है या फिर जो B5 है इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी आर वेव की हाइट है वो B6 के कंपेयर थोड़ी हल्की ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। अब देखते हैं भाई जो आर वेव इसमें क्या क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है। पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, इसका मीन ये है कि भाई अगर आर वेव में भाई अच्छे से वो प्रोग्रेस मीन्स उसका जो B1 से B6 का है, इधर नॉर्मली अगर अपन B1 लीड से B6 की तरफ जाते तो आर वेव की हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन अगर उसमें भाई प्रोग्रेस नहीं हो मीन्स आर वेव की साइज बढ़े ही ना, तो नेक्स्ट हो सकती है टॉल आर वेव। माने भाई आर वेव की हाइट जैसे नॉर्मल कितनी पड़ रही है, लेस देन 25। हो सकता है भाई जो आपकी आर वेव की हाइट है वो 25 mm से ज्यादा चली जाए तो वो क्यों इसको टॉल कहेंगे। डीप एस वेव विद स्मॉल आर वेव, हो सकता है कि भाई जो आपकी आर वेव है वो क्या छोटी हो माने एस वेव ज्यादा डीप हो माने ज्यादा नेगेटिव हो, आर वेव क्या आपकी स्मॉल हो माने एक हाइपरट्रॉफी को इंडिकेट करती है B1 B2 के अंदर एंड B5 B6 के अंदर। अब देखते हैं टॉल आर वेव के रीजन। आर वेव कैन बी टॉल इन सम कंडीशन लाइक, माने आर वेव जिन जिन कंडीशन के अंदर टॉल रहेगी वो कंडीशन है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड नॉर्मल वेरिएंट। माने ये सब क्या है, एक अबनॉर्मलिटी एक डिजीज है जिसके अंदर आपकी जो आर वेव है उसकी हाइट क्या देखने को मिलेगा अपन टॉल मानी ग्रेटर देन 25 mm। अब देखते हैं स्मॉल आर वेव। जो स्मॉल आर वेव है मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड या फिर हाइट है वो नॉर्मल से कम होगा तो क्या होगा। जैसे देखते हैं इनकरेक्ट ईसीजी कैलिब्रेशन, माने भाई जो ईसीजी का नॉर्मल कैलिब्रेशन होता है 10 mm या फिर 1 mV का, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी कर दी जाए तो उसकी वजह से भी आर वेव की हाइट जो है वो स्मॉल दिखाई दे सकती है। हाइपोथर्मिया माने बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, पेरिकार्डियल एफ्यूजन माने आपकी जो हार्ट है उसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है और वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। माने पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और जो लीड्स उनके बीच में क्या डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, उस वजह से भी आर वेव की हाइट क्या स्मॉल मिलेगी। थिक चेस्ट बॉल, थिक चेस्ट माने पेशेंट की अगर जो चेस्ट बॉल है वो अगर ज्यादा थिक हो गई तो उस वजह से भी यहाँ पे वोल्टेज कम देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव आर वेव माने भाई आर वेव की हाइट अगर बढ़ती जाती है तो उस वजह से क्या होगा, किन किन कंडीशन के अंदर आर वेव जो है प्रोग्रेसिव माने इंक्रीज होती रहेगी। पहले अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, कार्डियोमायोपैथी, डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट बॉल, डेस्ट्रोकार्डिया, चेस्ट एटो प्लस इनक्रेट। माने इन लीड के अंदर जो आपकी आर वेव है वो क्या रहेगी, आपके प्रोग्रेसिव रहेगी। नेक्स्ट है इसकी समरी। इसके अंदर माने जो आप आर वेव की जो बेसिक बेसिक जो मेन मेन चीजें वो है, जैसे आर वेव किसकी वजह से बनती है, वेंट्रिकल डिपोटेशन, इंपॉर्टेंट फॉर ईसीजी इंटरप्रेट। माने जो आपकी हार्ट रेट है या फिर जो वेंट्रिकल्स की चैम्बर साइज को बताता है वो कौन बताता है, आपके आर वेव बताता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टूल हो गया।
चेंजेज इंडिकेट कार्डिक पैथोलॉजी, माने अगर आरबीएफ की हाइट के अंदर, अपने नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर कोई चेंजेज आता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? कार्डिक पैथोलॉजी, हार्ट डिजीज को इंडिकेट करेगा। ओके, थैंक यू।